Hello student, I am Assistant Professor Rani Kushwaha from मेकल सत्ता कॉलेज डिंडोरी। BSc B.Ed में आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटजी, मतलब अधिगम की विभिन्न रणनीतियाँ। इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम की मीनिंग में दो डेफिनेशन के साथ बताना चाहूँगी। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी J.P. गिलफ्रोड की, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। मतलब जो व्यवहार हम करते हैं, जिन व्यवहारों के द्वारा हम कुछ सीख रहे हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, जिसके द्वारा हमारा विकास हो रहा है, उसे ही हम अधिगम या सीखना कहेंगे। अधिगम एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी नहीं रुकती और किसी भी स्थान किसी भी समय में हम कुछ भी सीख सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अच्छा सीख रहे हैं या बुरा सीख रहे हैं। तो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है। जब से मनुष्य जन्म लेता है तब से सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। और धीरे धीरे वह उस वातावरण को अपने अनुसार या वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है कि जितना भी वह सीखता है, जितना भी वह अपने वातावरण परिस्थिति में समायोजन होता है, वह उससे अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता रहता है। इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक सीखने की शक्ति होगी, जो व्यक्ति जितना अधिक सीखने के लिए जिज्ञासु होगा, तत्पर होगा, वह उतना ही अधिक सीखेगा और अपने जीवन का विकास उतना अच्छा कर पाएगा। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक प्रक्रियाएं और उपक्रियाएं भी करता है कि सीखने के लिए व्यक्ति अनेक प्रक्रियाएं और प्रक्रियाओं के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, अनुभव एवं परीक्षणों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। यह परिभाषा ग्रेस्ट ने दी थी। इसके अनुसार कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है और व्यवहार में परिवर्तन बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकारों से हो सकता है। व्यक्ति के बाह्य व्यवहार में भी परिवर्तन आता है और व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। उसे ही अधिगम अधिगम की संज्ञा दी जाती है। सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी और अस्थायी परिवर्तन दिखाई देते हैं। कि कुछ व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन दिखाई देते हैं और कुछ व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसे ही हम सीखना या अधिगम कहते हैं। चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम की विभिन्न रणनीतियाँ। अधिगम के लिए या किसी कार्य के लिए हम कुछ योजनाएं बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, कुछ रणनीतियाँ बनाते हैं, जिसके द्वारा हम अपने कार्य में सफल हो सकें, जो भी हम सीख रहे हैं उसमें निपुण हो सकें। तो उसके लिए कुछ रणनीतियाँ हैं, जिसमें सबसे पहली रणनीति है सहचर्य द्वारा अधिगम। सहचर्य मतलब दो या दो से अधिक घटनाओं के बीच की कड़ी या जुड़ाव को हम कह सकते हैं सहचर्य। अब इसके द्वारा अधिगम कहा जा सकता है क्या कि सहचर्य मतलब दो विषयों को जोड़ करके कुछ सीखना या दो संज्ञान को जोड़ करके सीखना ही सहचर्य कहा जा सकता है। सहचर्य सीखने को उस प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा मनुष्य या अन्य प्राणी दो या दो से अधिक घटनाओं के बीच की एक कड़ी या जुड़ाव को स्थापित करते हैं। जैसे ये दो विषयों को साथ में जोड़ करके कुछ नया सीखना ही सहचर्य द्वारा अधिगम कहा जा सकता है। उस विषय के व्यवहार में परिवर्तन को दबाव से प्राप्त करना। या हमारे व्यवहार को एक उद्देश्य और वैज्ञानिक सहचर्य द्वारा अधिगम हमारे व्यवहार को एक उद्देश्य या वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि हमने दो विषयों या दो तथ्यों या दो कारकों के बीच के जुड़ाव में स्थापित किया और कुछ नया अधिगम प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट है हमारा सूचनाओं का संगठन करना। कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संगठन करके उसके अनुभव प्राप्त करना और उस अनुभव से कुछ नया सीखना।
कि विभिन्न प्रकार समय-समय पर हमने विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त किए और उन अनुभवों को संग्रहित करके, उन जानकारियों को संग्रहित करके हम लंबे समय तक उसका उपयोग कर पाएँ। वो सूचनाओं का संगठन करना और उसे लंबे समय तक अपने जीवन पर्यंत तक उसका अनुभवों के द्वारा उससे सीखना, उसका लाभ प्राप्त करना। थर्ड टॉपिक है हमारा दोहराना या कंठस्थ करना, कि हम बार-बार यदि किसी विषयों के द्वारा हम बार-बार किसी टॉपिक को दोहराते हैं या बार-बार हम उसे कंठस्थ करते हैं तो वह हमें स्थायी रूप से उस कंठस्थ हो जाती है, स्थायी रूप से याद हो जाती है और हम उसे जीवन में आगे भी उपयोग कर सकते हैं। और बार-बार दोहराने से, बार-बार कंठस्थ करने से उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान हमें स्थायी रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। वह लंबे समय तक हमारे जीवन में बना रहता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ टॉपिक प्रयत्न एवं त्रुटि। प्रयत्न यहाँ पर प्रयास भी कह सकते हैं, त्रुटि गलतियाँ, कि यदि हम किसी कार्य को करने में निपुण होना चाहते हैं तो हम उसे प्रयास करें, प्रयत्न करें। उस प्रयत्न के दौरान हमें कई प्रकार से त्रुटियाँ भी प्राप्त होती हैं। जितना हम अधिक प्रयास करेंगे हमारा समय अधिक लगेगा और त्रुटि भी अधिक होगी, लेकिन यदि हम बार-बार प्रयास करते गए, बार-बार प्रयत्न करते जाएँ तो अंत समय आएगा कि हम उस कार्य में निपुण होने के साथ हमारे प्रयास भी कम होंगे और त्रुटियाँ भी कम होती जाएगी। और यदि हम लगातार निरंतर प्रयास करते गए तो वह कार्य में हम निपुण हो जाएंगे और त्रुटियाँ हमारी ज़ीरो हो जाएंगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। घर पर रहें, कोरोना से हमें जीतना है। धन्यवाद।